हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। बहुत पिछले सालों में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो आज हम इस पूरे चैप्टर को एक तरह से रिवाइज करेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस किस टाइप में आपसे पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 2 नंबर में कैसे क्वेश्चन आएगा और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आपसे पूछा जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा ये चैप्टर है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। चैप्टर बहुत ईजी है, आपको सिर्फ अपना एक तरह से माइंड में सोच के चलना है कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और आप इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बुक की लैंग्वेज ही यूज़ करनी होती है। अगर आपको टॉपिक क्लियर होता है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो चलो, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको पूरी तरह से ये चैप्टर क्लियर होगा। इस चैप्टर में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है या पहला क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेंगे तो सबसे पहले इनका सीक्वेंस पूछते हैं कि अगर स्पोर्ट्स इवेंट आपको कोई ऑर्गेनाइज करना है या उसकी मैनेजमेंट करनी है तो उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, उसके कार्य क्या क्या होंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि इनको ना याद तो कर लेते हैं लेकिन इनका सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं। पहले नंबर पर स्टाफिंग डाल दिया, दूसरे पर ऑर्गेनाइजिंग डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको इनका जो सीक्वेंस है वो पूरा का पूरा याद रखना है। कई बार सिर्फ 2 नंबर में इतना ही पूछ लेते हैं, आपको 5 के 5 ये लिख के दे दिए और उनको बोल दिया कि आप इसको सीक्वेंस में लगाओ कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से ये 2 नंबर में भी आ सकता है। 2 नंबर में इनमें से किसी एक की भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि प्लानिंग के बारे में बताओ या ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताओ, कंट्रोलिंग के बारे में बताओ। हिंदी में भी मैं आपको साथ साथ इनके नाम बताती रहूँगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको इंग्लिश में पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं मिलेगी। वीडियो पॉज करके आप हिंदी में भी अपने नोट्स साथ साथ बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होंगे। फंक्शंस का मतलब होता है उसके कार्य क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम आता है उसका नाम है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है, हिंदी में हम प्लानिंग को योजना भी बोलते हैं, योजना बनाना या फिर नियोजन करना। नियोजन भी इसी शब्द को हम बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना कि योजना कुछ और है और नियोजन कुछ और है, दोनों एक ही शब्द हैं। तो प्लानिंग जो होती है, योजना बनाना, इसका अर्थ क्या होता है? प्लानिंग का अर्थ होता है कि सारी चीजें एडवांस में डिसाइड कर लेना, कि पहले से ही निर्धारित एक ये प्रोसेस होती है जिसमें हमें पहले से पता होता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। ये सारे के सारे सवालों के जवाब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारी एक माइंड की प्रोसेस होती है। हमारी माइंड की एक तरह से पूरा हमारा दिमाग यूज हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि हम जो भी रिटर्न वर्क कर रहे हैं, जो कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं। आप खुद के ही घर में एक एग्जाम्पल लेके चलो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई बर्थडे का फंक्शन है, तो आपको बर्थडे के फंक्शन के लिए सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि कहाँ करेंगे। हम वेन्यू डिसाइड करते हैं, घर में करना है, बाहर करना है, फिर कितने लोगों को बुलाना है, फिर हमें खाने में क्या क्या बनवाना है, फिर हमें डेकोरेशन में क्या करना है, फिर हमें किस टाइम करना है, मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग में करें। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। सेम ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करनी है तो हमें सारी की सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। टूर्नामेंट कहाँ होगी, कौन करवा रहा है, कितने ऑफिशियल्स होने चाहिए, कितनी टीम्स को बुलाना है, किस किस को जो है वो हमें लेटर भेजने हैं, ऑफिशियल्स को कहाँ से इनवाइट करना है, खाना का क्या रहेगा, कितने दिन की टूर्नामेंट होगी। इन सारे सवालों के जवाब हमारे पास पहले से होने चाहिए। इसी को ही हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं।
होपफुली मुझे लग रहा है आप लोगों को प्लानिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर साथ साथ करते चलेंगे। सेकंड नंबर पर जो हमारी सेकंड आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन। तो हिंदी में इसका नाम है संगठन। और संगठन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग के बाद का जो दूसरा स्टेप है उसको हम संगठन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम काम जो हमने डिसाइड कर लिए हैं उन कामों को लोगों के बीच में बांट देते हैं कि कौन किस काम को करेगा, और हम जो भी काम उनको बांटेंगे उस काम के अनुसार ही उन लोगों को उनके अधिकार और उनके दायित्व के बारे में भी बता दिया जाता है उनको कि आप जो हो वो इस काम के लिए इस चीज का यूज कर सकते हो। उसके अलावा योजना हम चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना बना ले बच्चों, लेकिन अगर संगठन अच्छा नहीं है, हमारी काम बांटने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कभी भी हमें सफलता नहीं मिल सकती। तो प्लानिंग के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप था जिसको हमने ऑर्गेनाइजिंग बोला था, वो भी हमारा कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो हमारी प्रोसेस आती है उसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग को हम हिंदी में बोलते हैं नियुक्तिकरण। जब भी किसी की नई जॉब लगती है हम बोलते हैं उसकी वहां पर नियुक्ति हो गई, यानी उसकी ज्वाइनिंग हो गई या उसको अपॉइंटमेंट मिल गई। ये सारे के सारे वर्ड जो है वो नियुक्ति के लिए ही यूज किए जाते हैं। स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग का मतलब होता है कि लोगों को उनकी काम के हिसाब से नियुक्त करना। हमने पहले से ही देख लिया कि हमारे पास हमें कितने कर्मचारियों की जरूरत है और कितने जो कर्मचारी हैं वो नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि एट ए टाइम आप जब टूर्नामेंट करवा रहे हो कर्मचारियों को नियुक्त करना शुरू कर दोगे, फिर तो टूर्नामेंट जो है वो हमारी बीच में रुक जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही आइडिया ले लेते हैं और हम पहले से ही एडवर्टाइजमेंट निकाल के न्यूज़पेपर में कि इस चीज के लिए यहाँ पर इतनी वैकेंसी है, लोगों को हायर करके और फिर उनको ट्रेनिंग देकर पहले से ही हमें जितने स्टाफ की जरूरत होती है उतने स्टाफ को पूरा कर लेते हैं। क्योंकि अगर स्टाफ की कमी होगी हमारे पास तो हम जितने भी हमारे संसाधन हैं उनको भी, रिसोर्सेज हैं उनको भी हम ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारे जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो पाएंगे। सेकेंडली, स्टाफिंग करने का एक मेन एम ये होता है कि अगर हम सबसे बेहतर व्यक्ति का चुनाव ना करें, जिस पोस्ट पे जिस इंसान का चुनाव होना चाहिए अगर वो ना हो, एग्जाम्पल के लिए आप स्कूल में ही ले लो, अगर आपको हिस्ट्री जो है वो कोई होम साइंस वाला टीचर पढ़ाए तो आपको क्या वो क्वालिटी मिल पाएगी उस सब्जेक्ट की? ऐसा नहीं होगा। रीजन, क्योंकि जिस इंसान को जिस चीज की नॉलेज है उसको वो ही काम मिलना चाहिए। तो यही होती है स्टाफिंग कि जिस हिसाब से जो काम है उसके हिसाब से लोगों को नियुक्त करना और फिर उनको उस काम की दोबारा से ट्रेनिंग देना। तो अगर जितना ज्यादा स्टाफिंग अच्छी होगी काम उतने ही बेहतर तरीके से होगा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टाफिंग का मतलब भी। तीसरा जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन। हिंदी में हम डायरेक्टिंग को निर्देशन बोलते हैं, यानी निर्देश देना, यानी लोगों को गाइड करना कि अब क्या काम करना है, ठीक है, इसके बाद आप कौन सा काम करोगे। दिशा निर्देश देते हैं ना हम लोगों को। हमने काम जो है प्लानिंग कर ली, लोगों में काम बांट भी दिया, लोगों को अपॉइंट भी कर लिया, उन लोगों के हिसाब से उनको काम भी दे दिया, लेकिन अगर डायरेक्टिंग नहीं है, आप उनको गाइडलाइन नहीं दे रहे हो कि इस काम को आप कैसे करोगे, या फिर आप ये नहीं देख रहे हो कि वो काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपका जो वो एम को पाने की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं विफल हो रही है, यानी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जो भी डायरेक्टिंग कर रहा है, जो भी मेन हेड होता है, वो क्या करता है, वो चेक करता है कि काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। और ऐसा जो भी इंसान होगा जो इस चीज को कर रहा है, जिसको हम मेनली मैनेजर या प्रबंधक बोलते हैं, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। अगर लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं होंगी तो वो इस पूरी प्रोसेस को जो है वो नहीं कंडक्ट कर पाएगा। लास्ट का जो सबसे लास्ट हमारा स्टेप आता है उसका नाम है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को हम हिंदी में नियंत्रण भी बोलते हैं।
तो नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना। अब हमने सब काम बांट दिए हैं, लोगों को चूज कर लिया है, उनको हम गाइड भी कर रहे हैं कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, लेकिन पूरे के पूरे जितने भी काम हो रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो काम चल रहे हैं क्या वो सही ढंग से चल रहे हैं, या जो हमने लक्ष्य फिक्स किया है, जो हम अपना एम बनाया है, क्या वो एम हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई काम के बीच में ढीला पड़ गया है, तो हमें क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है। बेसिकली ऑल ओवर जितने भी काम चल रहे हैं उनके ऊपर अपने पूरा कंट्रोल रखना है। तो ये हमारे स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस थे। 2 नंबर में भी आपसे इसमें डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, और मल्टीपल चॉइस में कई बार इसका क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको इनमें से कोई भी 3 नाम दे दिए, प्लानिंग दे दिया, ऑर्गेनाइजिंग दे दिया, कंट्रोलिंग दे दिया, और साथ में एक नाम और लिख दिया कि इवैल्यूएशन। तो अगर आपको ये सारे के सारे पता होंगे 5, तो आप फटाफट से टिक कर दोगे कि इवैल्यूएशन जो है वो इसका फंक्शन नहीं है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। इस तरह से 2 नंबर में भी आ सकता है कि आप इनका सीक्वेंस बताओ, या 2 नंबर में इनमें से किसी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, स्टाफिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं और इन 5 पॉइंट को आपको डिस्क्राइब भी करना है कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है वो हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले हम कमेटी को हिंदी में हम समिति बोलते हैं, और समिति का मतलब क्या होता है, कमेटी का मतलब क्या होता है, कोई नया वर्ड नहीं है। आप सबने कमेटी जो शब्द है वो पहले भी सुना होगा। हिंदी में हम बोलते हैं कुछ लोगों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोगों से मिलकर ही कमेटी बनती है। कोई अकेला इंसान जो है वो कमेटी को उसको हम कमेटी नहीं बोल सकते, सिंगल एक पर्सन को। कोई भी जब हम टूर्नामेंट करवाते हैं या कोई भी फंक्शन करवाते हैं तो हम सारे कामों को डिवाइड करते हैं। तो कोई भी एक काम जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको खाना बनाने की जिम्मेदारी या पूरा एक तरह से खान पान संबंधी जो जिम्मेदारी है वो देनी है, तो सिर्फ एक इंसान को आप वो जिम्मेदारी नहीं दोगे। आप क्या करोगे, 4 से 5 लोगों की एक कमेटी बना दोगे और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे कि भाई जो भी तुम्हारा खान पान समिति है वो तुम हो, तुमने ही देखना है कि दिन में क्या देना है, ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या देना है, ठीक है, और कैसे आप अरेंज करोगे, कैसे बनाओगे, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी हम कोई टूर्नामेंट करवाते हैं तो कमेटी के नाम से ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसकी जिम्मेदारी तय हो जाती है। लेकिन जब भी हम कोई टूर्नामेंट करवाते हैं हमें बहुत सारी कमेटीज बनानी पड़ती है ताकि हम उस टूर्नामेंट को सक्सेस कर सके, यानी जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा कर सके। कमेटीज जो होती हैं वो 3 टाइप में होती हैं, प्री टूर्नामेंट, ड्यूरिंग टूर्नामेंट, और एक होती है पोस्ट टूर्नामेंट। मैक्सिमम जो पोस्ट टूर्नामेंट वाली कमेटी होती है वो वही होती हैं जो प्री और ड्यूरिंग में काम कर रही होती है। तो इसके लिए कुछ अलग से आपको पढ़ने या रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारी कॉमन सेंस काम करती है। प्री टूर्नामेंट यानी टूर्नामेंट होने से पहले हमें कौन कौन सी समिति बनानी पड़ेगी। तो टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू होने से पहले हम कौन कौन सी समिति बनाएंगे। यानी एक तो हमें प्लानिंग कमेटी बनानी पड़ेगी। प्लानिंग शब्द का अर्थ अभी आपने पढ़ा था योजना समिति। ये क्या काम करेगी, योजना ही बनाएगी, पहले से एडवांस में चीजें जो है वो लिखित रूप में लिख लेगी। सेकंड नंबर पर आता है बजट कमेटी, हिंदी में इसको बजट समिति ही बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि पहले से बजट डिसाइड कर लेना कि टूर्नामेंट है तो हमारा कितना खर्चा होगा। तो इन सारी चीजों की जिम्मेदारी होती है बजट कमेटी की। तीसरे नंबर पर आता है हमारी पब्लिसिटी कमेटी,
यानी प्रचार समिति जो टूर्नामेंट का प्रचार करती है कि इस डेट को इस जगह पर यहाँ पर इस गेम की टूर्नामेंट हो रही है और आप सब आइए। आपने देखा होगा आईपीएल के मैचेस या फीफा के मैचेस में भी क्या होता है, टीवी पे न्यूज़पेपर में पहले से ही ऐड आना शुरू हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि टूर्नामेंट खत्म हो गई और उसके बाद आपको ऐड देखने को मिल रही है। तो हमेशा क्या होता है, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही किसी भी गेम का प्रचार होता है, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू और जो हमारी आजकल सोशल मीडिया है इनके थ्रू पहले से ही उनकी पब्लिसिटी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए एक प्रचार समिति भी पहले से बनाई जाती है। प्री टूर्नामेंट में हम ट्रांसपोर्ट कमेटी बनाते हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तो क्या होते हैं, हमारे पास जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो सब आना शुरू हो जाते हैं। तो उनको लाना, छोड़ के आना जहां पर वो आ रहे हैं, उनके स्टे तक उनको पहुंचाना, ये सारा ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम है। यातायात समिति इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अकोमोडेशन का मतलब होता है रहन सहन समिति, जो रहने का इंतजाम करती है कि कौन सी टीम कहाँ पर रुकेगी, ऑफिशियल्स का जो है वो रहने का कहाँ पर होगा। एक होती है डेकोरेशन कमेटी, साज सजावट समिति, कि कौन किस टाइप की डेकोरेशन करनी है, साज सजावट कैसी करनी है, थीम क्या होगी, कहाँ पर हमें जो है वो फूल लगाने हैं, कहाँ पर कलर्स का यूज करना है, ये सारी चीजें जो है वो साज सजावट समिति देखती है। उसके बाद ड्यूरिंग टूर्नामेंट, यानी जब टूर्नामेंट चल रही है उस समय पर हमें कौन कौन सी समिति जो है वो बनानी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट एड कमेटी, यानी प्राथमिक चिकित्सा। अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो वो क्या होगी, ड्यूरिंग टूर्नामेंट तो चोट लगेगी ना, मैक्सिमम चांसेस तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट के ही हैं चोट लगने के। तो उस समय पर उसको एक तरह से केयर देने के लिए या उसका फर्स्ट एड करने के लिए हमारे पास एक फर्स्ट एड कमेटी होनी चाहिए जो कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट काम करती है। इक्विपमेंट कमेटी, किसी का मैच भी है तो जो भी इक्विपमेंट उसको चाहिए, जो भी उपकरण उसको चाहिए, उपकरण समिति इसको हम बोलते हैं, उसको इशू करना, प्रोवाइड करवाना, उसका मैच खत्म होने के बाद वो इक्विपमेंट उसे वापस ले लेना, ये सारा काम इक्विपमेंट कमेटी का है। तीसरे नंबर पर आता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। जब मैचेस के फाइनल हो जाते हैं तो उसके बाद जो भी उनके पोजीशंस होती हैं उसके हिसाब से हम प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसको क्या देना है और किस मैच के बाद देना है, ये सारी चीज़ें ये एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं। अनाउंसमेंट कमेटी जो अनाउंसमेंट कर रही होती है, बार बार आपने सुना होगा ना कि ये वाला इसका मैच इसके साथ है, अगला राउंड होगा, तो पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि कौन सी टीम का मैच किसके साथ होगा। प्रोटेस्ट कमेटी, टूर्नामेंट चल रही है, अगर किसी एक प्लेयर को लगे कि हमारे साथ चीटिंग हुई है या गलत डिसीजन दिया गया है तो वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, और उस प्रोटेस्ट को सुनने के लिए जो कमेटी होती है उसको हम प्रोटेस्ट कमेटी बोलते हैं। रिफ्रेशमेंट कमेटी, टूर्नामेंट के दौरान ऑफिशियल्स को, प्लेयर्स को जो भी खाने पीने के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है वो रिफ्रेशमेंट कमेटी का काम होता है। ये सारी की सारी कमेटी वो हैं जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट चलती हैं, और पोस्ट टूर्नामेंट में ये सारी ही कमेटीज आ जाएंगी, क्योंकि पोस्ट में टूर्नामेंट में ट्रांसपोर्ट कमेटी, प्लेयर्स को टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वापस छोड़ के आना, ठीक है। अकोमोडेशन कमेटी, जहां पर वो रह रहे थे वहां पे दोबारा से साफ सफाई करवाना। तो ये सारी की सारी कमेटीज आप पोस्ट में भी डाल सकते हो, कुछ एक को छोड़ के, फर्स्ट एड को छोड़ के या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के। तो इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें। आपको मैक्सिमम इतना पूछा जाता है कि 5 समिति के नाम बताओ, या ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए वैसे बोल देते हैं कोई 5 समिति के नाम बताओ प्री टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से पहले जो हम बनाते हैं, या 5 समिति के नाम बताओ जो टूर्नामेंट के दौरान बनाई जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इनके नाम जो है वो लिख देने। इसके अलावा भी बहुत टाइप की कमेटीज होती हैं, आपकी बुक्स में भी दे रखा होगा। इनसे इजी जो आपको लगता है आप उसमें से भी आप याद कर सकते हो। तो ये 2 नंबर में ऐसे भी पूछ लेते हैं 5 समितियों के नाम बताओ। मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर में पूछा जाता है, सिर्फ समिति के नाम पूछते हैं। या फिर अगर 3 नंबर में पूछेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ में पूछ लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है? अभी तक बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस वाले टॉपिक में। वो सोचते हैं टूर्नामेंट एक तरह का कंपटीशन है, 2 टीम्स आई, उन्होंने आपस में मैच किया, जो टीम जीत गई वो टूर्नामेंट है, वो टूर्नामेंट हुई है उनके बीच में। लेकिन ऐसा नहीं होता।
टूर्नामेंट का मतलब दो टीम्स के बीच में मैच होना नहीं होता, दो से ज्यादा टीम्स होती हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग टीम्स आती हैं, बहुत सारी टीम्स होती हैं। आपने सेकंड पॉइंट देखा भी होगा, मैनी प्लेयर्स एंड टीम्स, बहुत सारी टीम्स और बहुत सारे प्लेयर्स किसी भी एक गेम की। टूर्नामेंट ऐसा नहीं है वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन सबकी मिक्स होकर टूर्नामेंट हो गई। बैडमिंटन गेम चल रहा है तो सब पूरी की पूरी जो टूर्नामेंट होगी वो बैडमिंटन गेम की ही होगी या वॉलीबॉल की ही होगी, मिक्स होके कोई टूर्नामेंट नहीं होती। तो उसके बाद सबका एक ही गोल होता है कि अगर सबका गोल इस ट्रॉफी को जीतना है तो जितनी भी टीम्स आई हुई हैं सारी उसी ट्रॉफी को जीतने के लिए, उसी गोल को अचीव करने के लिए आपस में एक दूसरे से compete करती हैं, यानी आपस में एक दूसरे से मैचेस लगाती हैं। और फाइनली जो एक टीम या एक प्लेयर जीतता है वो क्या बन जाता है, हमारा विनर बन जाता है, टूर्नामेंट का विजेता बन जाता है। इसे ही हम टूर्नामेंट कहते हैं। सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो टूर्नामेंट क्या होती है, टूर्नामेंट जिसमें बहुत सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, सबका सेम गोल होता है टूर्नामेंट को जीतना या विनर बनना, और उसके लिए वो एक दूसरे से compete करते हैं और लास्ट में जो जीतता है उसको हम विनर घोषित कर देते हैं या विजेता घोषित कर देते हैं। आपको ये जो 5 पॉइंट है इनको याद रखना है। अगर ये 5 पॉइंट आप याद रख लोगे तो आप टूर्नामेंट का मीनिंग कभी भी नहीं भूलोगे। पहला है कोई भी एक पर्टिकुलर गेम होना चाहिए, किसी भी एक गेम की होगी, बहुत सारे प्लेयर्स या बहुत सारी टीम्स होती हैं, सबका सेम गोल होता है और सब उस गोल के लिए आपस में एक दूसरे से compete करते हैं, मैचेस लगाते हैं और लास्ट में कोई भी एक विनर जो है या एक जो टीम है वो, एक टीम या एक प्लेयर जो है वो विनर बन जाता है। तो आज के लिए हम इस चैप्टर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से इसी चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू, एंड आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, हम ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियरिफाई करेंगे। और थैंक यू सो